हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 की शुरुआत 3 अगस्त से होने जा रहे हैं, तो साथियों लगातार हम लोग एक अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन साथियों, आज के इस क्लास में पूरे साइंस, जीके, रीजनिंग, मैथ के एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। टॉप लेवल के 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का जैसा पेपर का पैटर्न होता है, सेम टू सेम उसी पेपर का पैटर्न आज की इस क्लास में हम लोग सारे सवालों को देखने वाले हैं। जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में हर बार रिपीट होते हैं सवाल साइंस, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के, तो उसी तरह सेम टू सेम सारे क्वेश्चन इस क्लास में होने जा रहे हैं। यदि साथियों आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आज के सारे क्वेश्चन को जरूर तैयार करेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, सवालों का लेवल भी देखेंगे, क्योंकि इस क्लास से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं भाई इन चारों सब्जेक्ट का। उसी तरह चारों सब्जेक्ट का क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आप सभी का एक टारगेट रहेगा, 55 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। एक सवाल सही करने पे आपको 1 नंबर मिलेगा। एक सवाल गलती करेंगे तो आप सभी का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज से ठीक 15 दिन बाद आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आज 18 जुलाई हो चुका है। पेपर 3 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों इस क्लास को हल करते हैं। लास्ट में स्कोर पूछेंगे भाई, आप रीजनिंग मैथ का सवाल हल किए बिना इस क्लास को नहीं स्किप करेंगे भाई, सारे क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले साथियों हम लोग साइंस के बेस्ट लेवल के 25 सवाल को डिस्कस करेंगे, जो आपके पेपर में 25 सवाल पूछाते हैं साइंस के। उसके बाद करंट अफेयर, जीके के 20 सवाल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद साथियों रीजनिंग और मैथ के सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, यह बढ़ता है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो याद रखिएगा वन, जो कि एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, जीव द्रव्य झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है। बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखिए, कोशिका द्रव्य कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य क्या है। उपकला उत्तक का प्राथमिक कार्य इनमें से क्या है। तो सुरक्षा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। बताइए साथियों, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर कौन सा उत्पाद निर्मित होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक CO2 और एक जल भाई, ये उत्पाद निर्मित होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर, और साथियों आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो साथियों पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है भाई, जीके, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग और साइंस का। क्योंकि साथियों जिस तरह से ग्रुप डी के पेपर में भाई सवाल रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस PDF में हम देने वाले हैं। प्लस अंतिम 15 दिनों में आप जानते हैं कि भाई केवल आपको प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर कंप्लीट लगाना है, तो लगभग 5 से 6 साल का पूरा पेपर आपको हम इस PDF में देने वाले हैं। तो मिलेगा कैसे, देखिए साथियों व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मात्र साथियों ना 25 रुपये पे करके आपके एग्जाम तक ये PDF हमने मात्र भाई 25 रुपीज़ का कर दिया है। मात्र 25 रुपीज़ पे करके और इस नंबर व्हाट्सएप करके ये सारे भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न अभी आप लोग मंगा लीजिए, जैसे कि कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, सफलता आपकी होने वाली है। एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। हाई स्कोरिंग जो टॉपिक होते हैं ना ग्रुप डी के पेपर में, वो प्रश्न मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होगा ही। सिलेक्शन की पूरी तैयारी आपका इस PDF से होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है। बताइए साथियों, कौन सी सिंचाई की विधि इनमें से नहीं है। जैसे देखिए, रिवर लिफ्ट प्रणाली है भाई, नहरें हैं, कूप है, जो रोधी बांध है, ये साथियों सिंचाई की विधि नहीं है। रोधी बांध यानी कि जो चेक डैम्स होते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी जनन विधि यानी समष्टि में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी? बताइए साथियों, कौन सी जनन विधि समष्टि में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी? तो साथियों लैंगिक जनन है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? तो साथियों कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? तो साथियों वनस्पति प्रवर्धन है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनेंगे? 2 कार्बन परमाणु और 1 हाइड्रोक्सिल यानी कि OH प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है? तो साथियों 2 कार्बन परमाणुओं और 1 हाइड्रोक्सिल प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है? बताइए साथियों। तो याद रखिए भाई इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है? तो साथियों कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित कर रहा है ऑप्शन में? बताइए क्या होता है भाई? 1/f अपन में 1/v माइनस 1/u, यही फॉर्मूला आपका परफेक्ट होता है भाई लेंस सूत्र को। बताइए कौन सा ऑप्शन है? तो दोस्त मेरे सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 1/f बराबर क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर आपका 1/f है, जो कि ये फॉर्मूला है, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या बनेंगे? एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में बनने वाले आबंध की प्रकृति कैसी होती है? बताइए एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में बनने वाले आबंध की प्रकृति कैसी होती है? तो साथियों याद रखिए आप लोग सहसंयोजक होती है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पहले तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास आपके एग्जाम तक चलने वाले भाई। सबसे पहले 15 दिनों में आपकी पूरी तैयारी होने वाली है। टॉप लेवल के क्वेश्चन आज से आना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिएगा भाई। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी? यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दिया है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी? तो भाई याद रखिए आप लोग उत्क्रमित हो जाएगी। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य कर सकते हैं? बताइए डिटर्जेंट किसमें कार्य कर सकते हैं? तो कठोर और मृदु जल दोनों में कर सकते हैं ये काम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय से स्रावित होता है? तो साथियों कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान आमाशय से स्रावित होता है? तो साथियों पेप्सिन है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? तो साथियों अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? तो इसमें सहसंयोजक आबंधन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, किसी धातु के निष्करण की विधि किस पर निर्भर करती है? तो साथियों किसी धातु के निष्करण की विधि किस पर निर्भर करती है? तो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, बोर का मॉडल केवल किस पर प्रयुक्त होता है? बताइए साथियों जो बोर का मॉडल है वो केवल किस पर प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन में प्रयुक्त होता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से किस विकल्प को वंशागति के नियमों के निर्माण में मेंडल की सफलता कारण माना जा सकता है? तो साथियों किस विकल्प को वंशागति के नियमों के निर्माण में मेंडल की सफलता कारण माना जा सकता है? तो याद रखिएगा वह एक सुप्रशिक्षित वैज्ञानिक थे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेंगे? कौन सी अधातु धातुओं की तरह द्वितीयमय चमक यानी कि लश्चरस साइन प्रदर्शित करती है? तो साथियों कौन सी अधातु धातु की तरह जो द्वितीयमय चमक यानी कि लश्चरस साइन प्रदर्शित करती है? तो वो कौन है? तो आयोडीन है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद होना चाहिए इस क्लास के। लास्ट में इसको पूछेंगे साथियों, याद रखिएगा। मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड जो कि शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है?
मादा जनन तंत्र के किस भाग में अंड शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है? तो याद रखिए साथियों, फैलोपियन ट्यूब द्वारा, यानी कि डिंब वाहिनी नली द्वारा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेंगे? कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है? तो साथियों, कौन सा नियम धारावाही लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है? तो साथियों, दाहिने हाथ की अंगूठी का नियम करता है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो साथियों, वो कौन सी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो साथियों ब्रोमीन है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो साथियों, क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो याद रखिए क्लोरोप्लास्ट भाई। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 को, विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो साथियों, विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो भाई जूल का तापन कहते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 को, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो याद रखिए भाई 44 है। तो इस सवाल का भी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो साइंस के देखिए भाई 25 सवाल कंप्लीट हो गए। बताइए साइंस में आप सभी का कितना स्कोर बना? अब आप लोग भाई जीके में अपना स्कोर गिनती करेंगे 20 सवाल में कितना स्कोर बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। गद्दी नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों, गद्दी नाटी ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का भाई लोक नृत्य है गद्दी नाटी। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 को, गौरी दिवाकर एक प्रसिद्ध कौन से नर्तकी हैं? गौरी दिवाकर एक प्रसिद्ध कौन से नर्तकी हैं? तो याद रखिए कथक नर्तकी हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में से कौन सा औनद्य वाद्य नहीं है? तो साथियों, इनमें से कौन सा औनद्य वाद्य नहीं है? तो याद रखिए साथियों मंजीरा नहीं है भाई। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, राजस्थान का गणगौर त्यौहार जो देवी पार्वती को समर्पित है कितने दिनों तक मनाया जाता है? बताइए साथियों, राजस्थान का जो गणगौर त्यौहार है जो कि देवी पार्वती जी को समर्पित है कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो साथियों, ये पूरे 18 दिनों तक मनाया जाता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया था? बताइए साथियों, किस ओलंपिक खेल में मिल्खा सिंह ने भाई रनिंग फाइनल में ना 400 में चौथा स्थान हासिल किया था? तो याद रखिए रोम ओलंपिक खेल जो हुआ था उसमें। तो इस साल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों डेली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके और आप डेली क्लास कर सके। तो इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। देखिए, पुस्तक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए साथियों, जो पुस्तक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये साथियों ना अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो कि अपने कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों खजुराहो मंदिर है जो कि अपने कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देख सकते हैं ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया था? तो साथियों भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष शुरू किया था? तो साथियों याद रखिएगा 2015 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 को, हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो साथियों हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें थी भाई। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 को, बौद्ध साहित्यिक कृति महावंश की रचना मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में की गई थी? तो साथियों बौद्ध साहित्यिक कृति महावंश की रचना मूल रूप से किस भाषा में की गई थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए पाली भाषा में की गई थी। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया था? बताइए, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश त्री शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया गया था? तो साथियों याद रखिए, अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी के लिए किया गया था। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो साथियों जो तख्त ए बही शिलालेख है किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो याद रखिएगा गुंडो फर्नेस का उल्लेख करता है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर कौन लाया था? तो साथियों दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को कौन लाहौर लाया था भाई? बताइए। तो याद रखिए इल्तुतमिश लाया था भाई। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था? बताइए साथियों, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया था? तो याद रखिए साथियों लॉर्ड कैनिंग ने भाई। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? बताइए साथियों, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा था भाई। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को, एक भारतीय महिला समाज सुधारक जो कि 1910 में भारतीय स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, वो कौन है भाई? एक भारतीय महिला समाज सुधारक जिनको 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है, उनका नाम क्या है? तो सरला बाला देवी चौधरानी है। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों देख सकते हैं आपके पेपर में इसी तरह सवाल आते हैं भाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था? बताइए साथियों, कौन सा अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था? तो याद रखिएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 को हल करिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं गठन के बारे में प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं गठन के बारे में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243 आर में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 44 को, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो शुक्र को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 को हल करिए, टैरिफ सुधार व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्रित थे। 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि भाई भारत अमेरिका में काफ़ी इस टाइम विवाद चल रहे हैं टैरिफ को लेकर, टैरिफ सुधार को लेकर। तो साथ ही जो टैरिफ सुधार था व्यापार के उदारीकरण के लिए केंद्रित थे। 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ था? तो याद रखिए साथियों यह धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। तो साथियों देखिए अब जीके का भी 20 सवाल कंप्लीट हो गया भाई। अब अपना स्कोर आप लोग बताइए। अब हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो साथियों ये समीकरण आपका दिया है और इन समीकरण में नंबर और अक्षर दिया, लेकिन पहले आप सभी को हर एक अक्षर का अर्थ रखना पड़ेगा। समीकरण को बिल्कुल बॉडमर्स के नियम के अकॉर्डिंग बनाना होगा, तो इसके बाद हल करेंगे। चलिए तो पहले भाई इसमें हम लोग समीकरण को बना लेते हैं। 17 देखिए बी दिया है, तो बी का अर्थ क्या है? गुणा है, तो बी की जगह गुणा रखिए। फिर 17 फिर उनका देखिए सी है, सी का अर्थ क्या है? प्लस है, तो सी की जगह प्लस करिए। 32 324 है भाई। फिर उसका देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है, तो ए की जगह भाग करिए। 9 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ क्या दिया? माइनस। ठीक 22। तो अब इसको हल करते हैं साथियों, कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 17 गुणे 17 यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है? कोई बता सकता है? कौन कौन बता पाएंगे भाई? 289 होता है। तो देखिए 17 गुणे 17, 17 धाम 170। जो किसी को याद नहीं है भाई 17 के स्क्वायर, तो 1 से लेकर 20 तक पूरा स्क्वायर याद करिए। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छी तरीके से। प्लस देखिए पहले 17 गुणे 17 इधर हो जाएगा, प्लस 9 का भाग 7 हो 324 में, यानी कि 9 3 27, 54 9 6 54, 36 बार में माइनस 22। अब 17 गुणे 17 करिए साथियों, कितना आएगा? आप करके बताइए। 17 धाम 170, 17 7 119, कितना आएगा साथियों? 289 आएगा। 289 17 के स्क्वायर होता है,
प्लस 36 माइनस 22। ठीक, अब 289 36 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 289 में सातों 11 देंगे 300, यानी 325 आएगा भाई। 325 माइनस 22 कितना आएगा, 303 आएगा। यानी कि इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भाई। ठीक है, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेंगे। एक निश्चित गुण भाषा में OMER को 1834 के रूप में और डेमो को 5148 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में डी के लिए कुट क्या है। तो साथियों इस सवाल को आप लोग हल करिए, कितना आंसर आएगा। देखिए जैसे ये सवाल ओमेर है, OMER, इसमें 4 अक्षर, इसके लिए अलग 4 कोड किया है। 1834, ठीक है। डेमो DEMO, डेमो में 4 अक्षर हैं, इसके अलग 4 कोड किया है। पूछा किसका साथियों, डी का। जब सिंगल पूछता तो सबसे पहले हम लोग कॉमन चेक करते हैं। कॉमन चेक करिए, देखिए डी क्या दोनों में है, नहीं है डी भाई, क्योंकि देखिए OMER में डी नहीं है, केवल साथियों डेमो में डी है। यानी कि जो हमारा आंसर मिलेगा साथियों इसी में मिलेगा भाई। हमने आपको बताया जो अक्षर पूछेगा जिस वाले में रहेगा उसी में आंसर होगा। तो चलिए एलिमिनेट कर देते हैं भाई इनके नंबर को। जैसे देखिए ओमेर में 1 है और डेमो में 1 है तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर साथ देखिए ओमेर में 8 है, डेमो में 8 तो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए साथ 4 ओमेर में है और डेमो में 4 है तो एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए ओमेर में 3 बच रहा है, डेमो में 5 बच रहा है। तो हमने आपको क्या बताया, जिसमें जो अक्षर पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में होगा। तो डी देखिए डेमो में है तो यही बच रहा है 5 इसमें, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया। पहला मेथड तो ये गया भाई, इसमें काफ़ी लंबा समय आपको लगा। जब दूसरा मेथड हम लोग हल करेंगे इसी सवाल में, तो कैसे, जैसे देखिए डी का हम लोग भाई कोड निकालने जा रहे हैं, तो जिसमें डी रहेगा उसी में आंसर होगा भाई। जिसमें डी नहीं रहेगा तो हमारा उसमें कोड कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। यानी कि जो ओमेर है इसमें देखिए डी है नहीं, यानी कि हमारा इसमें आंसर नहीं मिलता 1 8 3 4 में। तो ऑप्शन में देखिए ना भाई, जो ऑप्शन में होगा ओमेर में इसको काट दीजिए। देखिए एक इसमें है और एक ऑप्शन में भी है। ओमेर में देखिए 8 है, ऑप्शन में भी 8 काट दीजिए। ओमेर में देखिए तो 4 है और इसमें भी देखिए 4 ऑप्शन में काट, बच रहा कौन, 5। तो इस तरह से भी आप सवालों को हल कर सकते हो भाई। दूसरा मेथड जो कि सबसे जल्दी वाला हल करने का तरीका, ठीक है, आपको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43 को, सॉरी 48 को भाई। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 1021, 1023, 1027, 1033, 1041 क्वेश्चन मार्क। बताइए साथियों क्या आएगा भाई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो साथियों आप क्या काम करेंगे, केवल आप 2 अंक उठाइए ना अंतिम के, क्योंकि साथियों 10 तो भाई कॉमन है, तो क्यों हम ले, केवल देखिए यहाँ से 21 उठा लेते हैं, 23 उठा लेते हैं, 27, 33, 41। नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है भाई, यानी इसमें कुछ ऐड हुआ है। 21 23 प्लस 2 23 27 प्लस 4 27 33 प्लस 6 33 41 भाई प्लस 8। सिंपल सा भाई प्लस 10 कर दीजिए ना। इसमें देखिए 2 4 6 8 10, यानी 41 में 10 जोड़ेंगे साथ ही 51, यानी कि टोटल कितना आएगा, 1051 आएगा। 1051 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल है, तो हो गया भाई हमारे लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। UMQ TLP SKO RJN क्वेश्चन मार्क। बताइए साथियों, इस बार साथियों अक्षरों का श्रृंखला आप सभी से पूछा है। सबसे पहले भाई पहले अक्षर का रिलेशन निकालिए, आंसर मिल जाएगा। देखिए क्यों साथियों, चलिए निकाल लेते हैं। आपको हम एक अंतिम बारे में बताएंगे कैसे इस सवाल को हल करेंगे। UTSR, हम पहले अक्षर का रिलेशन निकालें। यू देखिए 21, 20 20, यस 19, R 18। देखिए 21 20 माइनस 1, 20 19 माइनस 1, 19 18 माइनस 1, 18 से 1 घटा देंगे 17, 17 पे कौन था, क्यों। यानी कि हमारा पहला अक्षर क्यों आएगा। देखिए ऑप्शन में देखिए भाई क्यों क्यों दिया है। ठीक, यानी कि पहला अक्षर हमारा साथियों कौन सा आ गया, क्यों। अब हम दूसरे अक्षर का रिलेशन निकालेंगे भाई। M L K J, M 13, L 12, K 11, J 10, इसमें माइनस 1 हुआ है तो साथियों 10 में से घटाएंगे 9, 9 पे कौन होता, आई होता है। यानी कि क्यों आई हो जाएगा भाई। पहला अक्षर क्यों, दूसरा आई मिल गया हमें। ठीक, अब देखिए तीसरा अक्षर क्यों, PON, क्यों
लास्ट अक्षर का रिलेशन निकालें, क्यू पी ओ और एन। देखिए क्यू 17, पी 16, ओ 15, एन 14। इसमें भी साथियों -1 हुआ। देखिए 17, 16, 15, 14, यानी कि इसमें -1 करेंगे 13। 13 पर कौन होता है? एम, यानी क्यू आई एम आंसर हो जाएगा भाई। क्यू आई एम कौन सा है? पहला ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर। अब इस सॉल्व कॉल करिए भाई। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? इस समीकरण को बनाइए साथियों। सबसे पहले तुरंत समीकरण को बना लेते हैं। 50 ए है, ए का अर्थ भाग दिया है, 10 10 को देखिए सी है, सी का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? प्लस दिया है। 2 को देखिए बी है, बी का अर्थ गुणा है, 7 के बाद डी है, डी का अर्थ माइनस है। तो साथियों याद रखिए आपके पेपर में लगभग 2 सवाल यही पूछा जाएगा भाई। 10 का भाग 50 में देंगे तो 5 बार में प्लस। अब 2 गुणे 7 कितना हो गया साथियों? 2 सत्ते 14 हो जाएगा, -6। देखिए 5 14 कितना हो साथियों? 19। 19 में से 6 घटा देंगे 13, यानी कि सॉल्व का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? ये सवाल आप सभी को समझ में आया? इसी बात पे साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लेंगे भाई सभी स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। बताइए साथियों, अब इस सवाल को हल करिए। इस सवाल को कैसे हल करते हैं हम लोग? जैसे एक पंक्ति दिया है ऐसे सीधा, इसी पंक्ति में 7 लोग बैठे हैं भाई, तो पंक्ति में 7 लोग को बैठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो साथियों अब हम लोग एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। बस आप सभी ध्यान रखिएगा, जिस अक्षर को हम बैठाएंगे उसका दायां और बायां रखिएगा। जो आपका दायां होगा इसमें भी साथियों सेम वही दायां होगा, यानी राइट साइड होगा। जो आपका साथियों बायां है सेम टू सेम इसमें भी उसी का बायां भी होगा सेम, यानी लेफ्ट। देखिए पहला लाइन को पढ़िए। इधर देखिए साथियों बायां होता है भाई, इधर बायां इधर दायां होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो पहला लाइन में सवाल बोला है साथियों कि सी के दाईं ओर ना कोई नहीं बैठा है, तो सी को हम इस जगह बैठाएंगे कि उसके राइट साइड में कोई नहीं आएगा। तो सी को यदि हम लास्ट में बैठा देते तो देखिए इसके राइट साइड में कोई नहीं आएगा भाई, कोई नहीं आएगा ना। ठीक, यानी पहला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर देखिए सी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी ऑलरेडी बैठ चुका है, तो सी और डी के बीच में 3 व्यक्ति, यानी साथियों डी हम यहाँ बैठाएंगे तब देखिए ना सी और डी के बीच में 3 लोग आ जाएंगे भाई। ठीक, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। फिर साथियों डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं भाई साहब, डी और जी के बीच में, तो जी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथियों ना डी और जी के बीच में 2 लोग आ जाएंगे। ये भी लाइन कंप्लीट हो गया भाई, बहुत अच्छा। फिर देखिए यफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे ए बैठा है, बताइए साथियों। फिर देखिए यफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है, बताइए साथियों। ये तो अच्छा सवाल है भाई, डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठ गए, यफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे ए बैठा है, यफ के बाईं ओर। तो दोस्त मेरे यदि हम यफ को यहाँ बैठा ले तो इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे ए यहाँ पे आ जाएगा भाई। देखिए यफ यहाँ है तो पहला पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये, तीसरा पोजीशन ये, तो यफ के भाई लेफ्ट में तीसरे पोजीशन पे ए बैठ गया। ठीक, फिर देखिए साथियों यफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा है, तो साथियों यफ के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बी बैठा, तो बी को यहाँ बैठा लीजिए। देखिए कंप्लीट हो गया। अभी एक पंक्ति खाली, कौन नहीं बैठा है भाई? ए बी सी डी ई नहीं बैठे, तो ई को यहाँ बैठा लीजिए। 7 व्यक्ति बैठ गए भाई इस पंक्ति में उत्तर की तरफ देखते हुए। अब अंतिम लाइन में देखिए सवाल पूछा है बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे, बताइए। बी देखिए कहाँ बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है, तो इसके राइट साइड में कितने लोग हैं? एक जी है एक सी, यानी 2 लोग बैठे हैं भाई। इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे भाई। बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक जी व्यक्ति बैठा है, एक सी व्यक्ति बैठा है, यानी 2 ही लोग तो बैठे हैं, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त? इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कॉल करिए भाई। देखिए एक निश्चित गुण भाषा में ड्रिंकिंग इज डेंजरस को CDP के OS के रूप में, एवॉइड डेंजरस हैबिट को OSMPIS के रूप में, और प्लीज एवॉइड ड्रिंकिंग को RKPKMP के रूप में कोडबद्ध किया गया। दी गई भाषा में डेंजरस को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो साथियों डेंजरस का कोड हमसे पूछा है। एक बात याद रखिएगा, डेंजरस जो लिखा है पहले तो साथियों आप कॉमन चेक करेंगे, जिसमें जिसमें आपको कॉमन मिल जाएगा उसी में आपका आंसर भी कॉमन मिल जाएगा। ये मतलब आप भूल जाइएगा भाई 3 दिया है तो हमें तीनों में डेंजरस चाहिए, 2 में दिया रहेगा 1 में नहीं दिया रहेगा। जैसे देखिए ड्रिंकिंग इज डेंजरस, डेंजरस इसमें आपको मिल गया, इसका कोड देखिए यहाँ पर दिया है। अब दूसरा का देखिए
एवॉइड डेंजरस हैबिट। तो यहाँ पे देखिए साथियों दूसरा वाले में भी डेंजरस मिल गया। जब साथियों डेंजरस आपको दोनों में कॉमन मिल गया ना, तो इनके दोनों में कोड में आपको भाई आंसर मिल जाएगा। अब ये वाला तीसरा मत चेक करिए आप, तीसरा चेक करेंगे तो आप कंफ्यूज आएंगे, क्योंकि इसमें तो सजी आपका डेंजरस दिया ही नहीं है। तो बस इन्हीं दोनों में आप जो पहला वाले में डेंजरस है और दूसरा वाले में जो डेंजरस है, इसमें हम कॉमन चेक करिए, आंसर मिल जाएगा। तो साथियों देखिए पहले वाले में ओएस है, दूसरे वाले में भी ओएस है, तो डेंजरस जिस प्रकार से दोनों में कॉमन मिला था उसी प्रकार ओएस भी क्या मिल गया भाई, कॉमन मिल गया। तो यही आपका आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन। क्लियर मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? क्लियर, समझ में आया ना आप सभी को? अब ये लास्ट वाला मत चेक करिए, यदि आपको डेंजरस दोनों में कॉमन मिल गया तो इसका कोड मत देखिए आप लोग, कंफ्यूज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। अभी सॉल्व कॉल करिए। तो 100 आदमियों के लिए 13 हफ्तों का राशन व्यवस्था है, ठीक है? जब 30 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं तब यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा, बताइए साथियों। अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 100 आदमियों के लिए भाई 13 हफ्ता का राशन व्यवस्था है, इसमें ना 30 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं तब यह राशन कितने हफ्तों तक चलेगा। दोस्त मेरे, कुल राशन यानी भोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे? 100 आदमी है भाई, अब 13 हफ्तों का राशन है, तो आप क्या करेंगे भाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि साथियों कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 1300। ये साथियों 1300 आदमी प्लस सप्ताह का भोजन होगा। अब आदमियों को जो नई संख्या आ रही है वो क्या करेंगे साथियों, 100 प्लस 30 जोड़ देंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे आदमी साथियों, 130 आदमी। अब राशन में जो क्या हो जाए भाई, समय कितना बचेगा, राशन के जो क्या समय मिलेगा, क्या करेंगे साथियों, आप 1300 का 130 से भाग करा देंगे तो कितना होगा भाई, 13 धाम 130, यानी कि साथियों अब आपका कितना हफ्ता बचेगा, 10 हफ्तों तक चलेगा भाई। सिंपल सा ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? जो साथियों राशन के लिए चलने का समय क्या होगा भाई, राशन के चलने का समय आप 1300 भागे 130 कर देंगे ना, तो आपका 10 हफ्ता तक चलेगा भाई। बताइए कुल राशन भोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, 100 आदमियों का मल्टीप्लाई करेंगे जो 13 हफ्तों का राशन भाई, 100 गुणे 13 कितना आएगा, 1300 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। 1300 हफ्ता आदमी यानी आदमी सप्ताह के राशन है। फिर साथियों आदमियों की नई संख्या जो जुड़ गया 30, 100 प्लस 30 कर 130 हो जाएंगे, आदमियों की नई संख्या 130 टोटल। तब साथियों अब राशन के चलने के समय क्या होगा भाई, 1300 भागे 130 कर देंगे तो 10 हफ्ता तक चलेगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। एक सम चतुर्भुज के दो बिकड़ों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसके परिमाप की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों फार्मूला पहले क्या होता है भाई, सम चतुर्भुज के लिए जो परिमाप की लंबाई कितना हो, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर साथियों ना d1 अपान में साथियों हाफ का स्क्वायर प्लस रूट में रहता है भाई d2 का अपान में हाफ का स्क्वायर, पूरा इतना होता है साथियों। सिंपल सा भाई, d1 देखिए दिया आपका, d2 दिया है, अब आधा आधा कर लीजिए भाई, ये फॉर्मूला होता है। देखिए जब d1 अपान में d2 का स्क्वायर करेंगे आधा करके, जो 10 ये दिया है तो साथ में 5 का स्क्वायर कर लेते डायरेक्ट है ना भाई, रूट में 5 के स्क्वायर प्लस ये भाई 24 दिया है तो इसका 12 के स्क्वायर कर ले रूट में, यही आपका a बराबर हो जाएगा भाई। फॉर्मूला तो यही होता है ना, d1 अपान में 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपान में 2 का होल स्क्वायर। तो भाई यदि हम फार्मूला पूरा रखेंगे तो देखिए 10/2 रखेंगे तो 5 आएगा ना भाई, 5 के स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे 24 रखते तो साथियों 2/2 करते तभी तो 12 आता भाई, 12 के स्क्वायर करते, सिंपल सा। तो a बराबर भाई रूट में 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो a बराबर साथियों क्या हो जाएगा, रूट में भाई 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, कितना होगा भाई, 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 25 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब यहाँ से रूट में कितना हो जाएगा 24 और सॉरी 25 140 169। अब रूट साथियों 169 किसका होता है, 13 का होता है, यानी कि 13 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। यानी साथियों इसके परिमाप की लंबाई सेंटीमीटर में कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। फॉर्मूला याद रखिए भाई, जब सम चतुर्भुज का दो बिकड़ की लंबाई दे 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर रूट में भाई d1 अपान में 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 का अपान में 2 का होल स्क्वायर रूट में, ठीक। तो आप आधा करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को भाई। 1/20 10/90 का कितना प्रतिशत है दोस्त मेरे, 1/20
10/90 का कितना प्रतिशत है? कैसे होगा? 1/20 गुणा, ऊपर जाके बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 90/10 गुणा 100। इसको हल करिए, आंसर आ जाएगा भाई। निकले मेरे दोस्त, कितना आंसर आएगा दोस्त मेरे? 1 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अब देखिए 90 गुणे 100, 900 अपन में 20, ये 20 नीचे है ना भाई, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग 90 में यानी 45 आएगा भाई। तो दोस्त मेरे 1/20 जो है 10/90 कितना प्रतिशत है? 45%। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? तो साथियों फाइनली जाकर ये पूरे 55 सवाल कंप्लीट हो गए। अब बताइए साथियों, आप सभी का इन 55 सवालों में से कितना स्कोर बना? ईमानदारी के साथ बताइए सभी स्टूडेंट। तो उम्मीद करूंगा साथियों ये 55 सवाल आपके भाई दिल दिमाग में बैठ चुका होगा। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, लगातार साथियों इस तरह क्लास आप सभी के बीच में आने वाली है। सुबह 11 बजे को और क्लास आएगी भाई, ज़बरदस्त है। उसके बाद रात में पूरे पेपर का एक और सोल्यूशन आएगा, तो तैयार है आप लोग। तो साथियों आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, गॉड ब्लेस यू। पढ़ाई करते रहिए मन से, मेहनत से भाई, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। तो आप सभी को एग्जाम के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और वो PDF आप लोग ले लीजिए भाई, नंबर व्हाट्सएप नंबर करके भाई, ठीक है, जो 7460928775 है, ठीक है। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं 11 बजे एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।